अपने पिछले वीडियोज में हमने आपको स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आवेशों के बीच लगने वाले बल को जो कूलम ने ज्ञात किया था, बताया, और भिन्न भिन्न आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा। वैद्युत क्षेत्र की व्याख्या की गई। वैद्युत क्षेत्र आवेश के आसपास का एक रीजन जिसमें दूसरा कोई आवेशित कण विद्युत बल का अनुभव करे तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र को दूसरे शब्दों में भी व्यक्त करते हैं, जिसे वैद्युत विभव भी कहते हैं। वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की दो अवदशाएं हैं। वैद्युत विभव के लिए किसी आवेश के निकट कोई दूसरा आवेश रखा हुआ है तो वो अधिक बल का अनुभव करेगा, अर्थात वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। जैसे जैसे आवेश से दूर जाएंगे वैद्युत क्षेत्र मंद होते होते अंत में अनंत पर शून्य हो जाएगा। ठीक वही बात आवेश के निकट के बिंदु पर वैद्युत विभव अधिक होगा और दूरतम होते जाएंगे, कम होते होते अंत में शून्य हो जाएगा। तो किसी आवेश द्वारा उसके वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना, पहले परिभाषा, उसका आपको बता दिया गया कि अनंत पर वैद्युत विभव का मान शून्य। परिभाषिक रूप से वैद्युत विभव को बताएंगे कि किसी आवेश के आसपास या किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान होता है अनंत से एकांक आवेश को उस बिंदु पर लाने पर किए गए कार्य के बराबर। यदि परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट है हमेशा की तरह, और ये अनंत पर, तो अनंत पर वैद्युत विभव शून्य है। इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ले आएंगे तो चूंकि ये धनात्मक आवेश है इसलिए इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ये इस आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हुए अनंत से बिंदु A पर आवेश को ले आकर प्रतिस्थापित किया, रख दिया। इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा? परिभाषा के अनुसार अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव प्लस Q नॉट को यहां तक ले आने में कार्य अगर W आपको करना पड़ेगा। ये कार्य कितने आवेश को लाने में करना पड़ रहा है? Q नॉट आवेश को। Q नॉट आवेश को लाने में कार्य W करना पड़ रहा है, तो एकांक आवेश को W बाई Q। यही इस बिंदु पर वैद्युत विभव है, V है। बिंदु A के नाम से लिखना चाहे तो V। बिंदु A पर वैद्युत विभव का मान कितना हुआ? अनंत से प्लस Q नॉट आवेश को इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और आवेश का अनुपात, निष्पत्ति, रेशियो जो भी कहें, या दूसरे शब्दों में एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। बिंदु A पर यह वैद्युत विभव है। इसी के साथ इसी से जुड़ा हुआ वैद्युत विभवांतर। विभवांतर में विभव अंतर है जबकि विभव में सिर्फ विभव है, यानी विभव एक निरपेक्ष मान है और विभवांतर सापेक्ष। यदि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु लिए गए A और B के बीच का विभवांतर कितना होगा? अब विभव की परिभाषा पढ़ा कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और आवेश का अनुपात वैद्युत विभव है उस बिंदु पर, और यहाँ B से A तक लाने में ध्यान रहे कि आवेश के निकट जैसे वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है उसी तरह वैद्युत विभव भी प्रबल है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैद्युत विभव का मान घटता जाएगा, अर्थात B पर वैद्युत विभव कम है और A पर वैद्युत विभव। वैद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर
उन बिंदुओं के बीच एकांक आवेश के परिचालन में किया गया कार्य। बी से ए तक लाने में एकांक आवेश को जो कार्य करना पड़ेगा वही ए और बी के बीच का विभवांतर है। वी ए बिंदु ए पर विभवांतर और ऋण बिंदु बी पर ए और बी के बीच विभवांतर बी ए माइनस बी बी, और इसको कह सकते हैं बी से ए तक लाने में किया गया कार्य और उसके बटे जिस आवेश को ले आ रहे हैं। क्यू नाट लिखेंगे तो क्यू यहाँ होगा, नाट होगा। क्यू आवेश को ले आ रहे हैं तो क्यू होगा। सामान्यतया सूत्रों का प्रयोग आंकिक प्रश्नों में करते हैं तो क्यू ही लिखते हैं। वी ए माइनस वी बी डेल्टा बी है जो प्रदर्शित करता है ए और बी के बीच के विभवांतर। ये डब्ल्यू बाई क्यू किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। विशेष परिस्थितियों में डेल्टा प्रयोग करते हैं और नहीं तो सामान्यतया वी लिखते हैं डब्ल्यू बाई क्यू। वैद्युत विभवांतर बराबर एक बिंदु से, उन बिंदुओं में से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। ये डब्ल्यू कार्य है और क्यू आवेश है, तो कार्य बटा आवेश। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। जूल प्रति कूलाम वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर का मात्रक है, लेकिन हमारे परंपरा में है कि जिन वैज्ञानिकों ने तरह तरह के अनुसंधान किया उन वैज्ञानिकों को एक तरह से स्मरण में रखने के लिए या सम्मानित करने के लिए उनके नाम पर हम बहुत से मात्रक लिखते हैं। तो जूल प्रति कूलाम को हम लिखते हैं वोल्ट, जो वैज्ञानिक के नाम पर। तो वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। अब यहीं पर हम एक वोल्ट को परिभाषित करने के लिए देखिए छोटे छोटे प्रश्न जिन पर आप ध्यान नहीं देते हैं भौतिक विज्ञान में, उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और परीक्षा में आप मुश्किल में पड़ते हैं। इसीलिए डीप स्टडी की सलाह दी जाती है। आपसे पूछ लिया जाए एक वोल्ट से आपका क्या अभिप्राय है। यदि दोनों राशियां एक हो जाएं तो इनका डिवीजन या इनका सिंप्लीफिकेशन एक के बराबर आएगा और वो वोल्ट होगा। आप यहाँ लिखेंगे कि एकांक आवेश यूनिट चार्ज यानी एक कूलाम, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, एक कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है तो V का मान क्या होगा 1 जूल बटा 1 कूलाम, और ये 1 बटा 1 माने 1 तो 1 वोल्ट। 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर वह विभवांतर है जो उन दोनों बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करने पर होता है। कुल मिलाकर के 1 जूल आवेश 1 कूलाम आवेश को अगर दो बिंदुओं के बीच लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। विभव और विभवांतर दोनों के ही मात्रक समान हैं। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर, विभवांतर के लिए 2 बिंदु लिए जाते हैं वैद्युत क्षेत्र में, और विभव के लिए अब 1 बिंदु लिया जाता है अनंत, और वहाँ पर वैद्युत विभव 0 है, इसलिए उसके सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र में जो बिंदु लिया जाता है उसका वैद्युत विभवांतर ही वैद्युत विभव है, यदि निर्देश तंत्र पर एक बिंदु अनंत मानते हैं। अब वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर आपको प्रयास करके सरलतम ढंग से बताने का काम किया गया। इसके बाद अब किसी वैद्युत आवेश द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा गणनात्मक रूप से ज्ञात करना होगा। वैद्युत आवेश लिया गया, प्रयोगों के लिए धनात्मक आवेश लिया जाता है। 2 बिंदु वैद्युत क्षेत्र में B और A,
जिनके बीच की दूरी अनंत सूक्ष्म dx। देखिए भौतिक विज्ञान में जो गणित के छात्र होते हैं उनको थोड़ी राहत होती है, हालांकि इस पर वीडियो बना के आपको देंगे कि dx अनंत सूक्ष्म मान यानी शून्य नहीं है, लेकिन इतना छोटा है कि शून्य के ही निकट है। ये विस्थापन हुआ है b से a। वीडियोज हम बनाएंगे, बायनॉमियल थ्योरम का यूज होता है फिजिक्स में, और कैलकुलस का तो कोई सीमा ही नहीं है। साथ में लॉगरिथम, इनसे रिलेटेड छोटे छोटे वीडियो डालेंगे, हो सकता है आपको लाभ मिले इनसे, क्योंकि भौतिक विज्ञान में आप कहाँ तक रटेंगे, और बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स नहीं होती, इसलिए उनको परेशानी होती है। तो खैर बताएंगे बाद में। वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ए और बिंदु ए हैं अत्यंत निकट बिंदु dx, जिनके बीच की दूरी। इस आवेश से कोई बिंदु हम P ले ले रहे हैं r दूरी पर है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। x दूरी पर है, जो बिंदु प्रारंभ में लिया गया वो x दूरी पर। अब यहाँ पर इन क्रियाओं की व्याख्या हम करें तो इस धनात्मक आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र इससे दूर जाते हुए, और यदि कोई धनात्मक आवेश वैद्युत क्षेत्र की में ले आया जाएगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दाएं से बाएं, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध उसे कार्य करना पड़ेगा। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और इस पर लगने वाला बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश अगर ये Q लिया गया है, ये कोई भी आवेश, Q से भिन्न कोई आवेश लिया गया है, तो F इज इक्वल टू, या हम यहाँ Q नॉट लिखेंगे, ये Q है और Q नॉट आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाया। इन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई x स्क्वायर। इस आवेश पर लगने वाला, और इस आवेश को हम B बिंदु से A तक ले आ रहे हैं अनंत सूक्ष्म दूरी। देखिए ऋणात्मक चिन्ह को लेकर के आगे लिख रहे हैं, संदेह आपको नहीं होना चाहिए। B से A तक ले आ रहे हैं आप इस आवेश को, जो कि विस्थापन है, और बल किस दिशा में लग रहा है, A से B की ओर, यानी बल के विपरीत विस्थापन हो रहा है जो ऋणात्मक होगा। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते तो दोनों धनात्मक होते। तो B से A तक ले आने में कार्य कितना करना पड़ा, W इज इक्वल टू, कार्य आपको करना पड़ रहा है, और W इज इक्वल टू F इंटू Q, बल गुणे विस्थापन, F इंटू माइनस dx। इस माइनस dx का स्पष्टीकरण आपको जान लेना है। बल के विपरीत दिशा में विस्थापन है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह के साथ नोट किया गया। F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए यहाँ एक चीज और समझिए, कैलकुलस की कुछ बातें तो आपको जानना ही पड़ेगा। ये dw है, और आप कहेंगे क्यों, ये विस्थापन जो है वो अनंत सूक्ष्म है। जैसे हम डेल्टा x लिखते थे पहले, जिसका अर्थ है कि x अगर विस्थापन है तो अनंत सूक्ष्म विस्थापन बहुत छोटा। इसको व्यक्त करने के लिए गणितीय भाषा dx हुई, तो इसकी समतुल्य ही इसे समझेंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई dx, और इंटू माइनस dx। ये अच्छा dw क्यों लिखा गया ये बताने जा रहे थे।
जब विस्थापन बहुत थोड़ा होगा तो बल भी, कार्य भी बहुत थोड़ा होगा। तो थोड़े के लिए डेल्टा यूज करते थे, अब डी यूज करते हैं, तो डी डब्ल्यू माने यह बहुत छोटा। देखिए अब चूंकि अवकलन समाकलन के बारे में हमने पहले से आपको कुछ नहीं बताया, तो हम ये चाहेंगे कि आप समझ सकें, जिसके लिए हम 1 मिनट का समय आपका लेंगे अलग से, कि भिन्न भिन्न राशियों को अपने लोअर क्लास में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा, सिग्मा एक्स आई इक्वल टू 1 to n, इसे क्या लिखते रहे, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करके n तक सभी लोग जानते हैं, 2 3 इस तरह n, ये सम। तो जैसे सिग्मा संकेतन जोड़ के लिए है, सम के लिए, उसी तरह इंटीग्रेशन समाकलन गणित का विकास इसी आधार पर ही हुआ है कि राशियों का योगफल ज्ञात करने के लिए वास्तव में भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों के क्षेत्रफलों का मान निकालने के लिए, तो उनके छोटे छोटे जो पार्ट हैं उनके क्षेत्रफलों का योग, तो यहाँ योग की बात समझिए। अब इंटीग्रेशन साइन होता है डी डब्ल्यू, ये इंटीग्रेशन साइन। अब इसका मतलब क्या होगा कि डी डब्ल्यू के रूप में जो छोटे छोटे भाग होंगे उन सबका योग, और दाहिनी तरफ समाकलन की क्रिया के लिए पहले माइनस, जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, नियत राशियां गुणन के रूप में, वो समाकलन से बाहर लिख लिए जाते हैं। ये dx है तो यहाँ समाकलनीय राशि x स्क्वायर है, इसी का समाकलन होगा x से इतर भिन्न जो राशियां हैं वह नियतांक हैं, कांस्टेंट हैं, q इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, माइनस चिन्ह लिख लिया गया है, 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ सीमा निर्धारित करेंगे कि किनके बीच का ये अनंत पर शून्य विभव, और ले हम कहाँ रहे हैं, ये हम एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स लिए हैं, बेसिकली हमको पॉइंट P पर वैद्युत विभव निकालना है। तो इसकी दूरी कितनी है, r है, और अनंत से ले आ रहे हैं, तो प्रारंभ में अनंत से r दूरी, तो न्यूनतम दूरी r है, और समाकलन के लिए देखिए वीडियो बना करके बताएंगे, लेकिन अब यहाँ जरूरत आ गई तो एप्लीकेशन के लिए कुछ तो आपका डाउट क्लियर हो। x टू द पावर n, जिसका अर्थ है कि ये जिसमें रहेगा उसी में t रहेगा, अगर ये t टू द पावर n होता तो यहाँ dt होगा। इसके लिए फार्मूला है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस, व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ समझें, इसकी पावर जितनी उसमें ऐड कर दीजिए एक, और उसके बटे जो पावर हो गई है वही। तो यहाँ हो गया माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन। अब देखिए इसका समाकलन करते हैं, तो चूंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ये वास्तव में क्या होगा, x टू द पावर माइनस, x टू द पावर माइनस, x टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन समाकलन जो है -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस x टू द पावर -1 बाई -1, इट मीन्स -1 बाई, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन, और यहाँ लिख रहे हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर r, ये लोअर हायर लिमिट्स। ऐसा नहीं कि आप नहीं समझ सकते, अगर आप समाकलन अवकलन नहीं जानते, फार्मूला आपको बताया गया तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसका समाकलन अभी भी यहाँ आपको ओपन करके समझाया गया, -1 बाई
लिमिट का यूज होता है, लोअर लिमिट आर, हायर लिमिट माइन, हाँ, आर इन्फिनिटी अनंत से प्रारंभ बिंदु है और आर अंतिम बिंदु है। माइनस बाहर कर लीजिए, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू, ये प्लस हो गया। अब माइनस समाप्त, ऋण को बाहर निकालें। उच्च सीमा निम्न सीमा, इन्हें प्रतिस्थापित करते हैं। x की जगह पर एक बार r और -1/, दूसरा ये सीमा रखने का नियम। उच्च सीमा निम्न सीमा, उच्च सीमा रखेंगे माइनस करके निम्न सीमा, जो कि कुछ भी कठिन नहीं है। तो किया गया कार्य ये कितना आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर, 1/∞ 0। अब देखिए परिभाषा के अनुसार यह तो प्राप्त हुआ है, इसका समाकलन करने पर dw का w यानी टोटल वर्क, dw यूनिट पार्ट के लिए वर्क है और टोटल वर्क w, तो dw का इंटीग्रेशन करने पर ही आता है। ऐसे ही dx लिखा हो तो उसका x होगा, dt हो तो उसका t होगा। अब वैद्युत विभव हम परिभाषा से ज्ञात करें तो अनंत से इस बिंदु तक, लिमिट इसीलिए लिया अनंत से r दूरी पर ले आए, यानी किसी आवेश से r दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। परिभाषा से क्या है कि अनंत से उस प्लस क्यू नॉट आवेश को इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया है और उस आवेश की निष्पत्ति या एकांक आवेश को लाने में किया गया है। तो V इक्वल टू V मीन्स बिंदु P पर वैद्युत W/Q नॉट, W ये है और Q नॉट आवेश के मान से भाग दे दें तो वैद्युत विभव होगा, और इसके बाई Q नॉट करेंगे तो Q नॉट कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, W में आवेश से भाग दिया गया Q नॉट से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। किसी आवेश Q से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान इस सूत्र से ज्ञात हुआ, और इस सूत्र से वैद्युत विभव का मान ज्ञात हुआ। अब आंकिक प्रश्नों में आप प्रयोग करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑलवेज 9 × 10⁹। आवेश और दूरी दी हुई हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान आप ज्ञात करेंगे। वैद्युत विभवांतर की बात हम लोगों ने किया था, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश के स्थानांतरण में किया गया कार्य। व्यावहारिक रूप से दैनिक जीवन में आने वाले चीजों को देख करके हम उदाहरण विभवांतर का लें, जैसे एक छोटी वस्तु और एक बड़ी, दोनों को समान ऊष्मा दी गई। बड़े आकार की वस्तु का ताप बहुत मामूली बढ़ेगा और छोटे आकार की वस्तु का ताप अधिक बढ़ेगा। छोटी गोली को ऊष्मा जितना देते हैं उतना एक बड़े गोले को दे दीजिए तो बड़ा गोला तो नाम मात्र को गर्म होगा, लेकिन गोली बहुत अधिक गर्म है। और दोनों को आप संपर्क कर दें। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं कि इससे इसको थोड़ा कम ऊष्मा दी गई तो भी इसका ताप अधिक है,
और एक कनेक्ट कर देने पर इससे ऊष्मा का प्रवाह इसमें होगा। किस पर निर्भर करता है? ताप पर। तो बड़े आकार की वस्तु को अगर अधिक ऊष्मा देते हैं तो भी उसका ताप कम ही रहेगा, जबकि छोटे आकार की वस्तु को अधिक ऊष्मा दे दें तो उसका ताप अधिक हो जाएगा। और संपर्कित करने पर अधिक ताप से कम ताप की वस्तु को ऊष्मा जाएगी। यानी ऊष्मा का प्रवाह किस बात पर निर्भर करता है? ऊष्मा की मात्रा पर नहीं, ताप पर। उसी तरह आप देखें, किसी बर्तन में इतनी ऊंचाई तक पानी लिया गया और एक दूसरा बर्तन है उसमें इतनी ऊंचाई तक पानी लिया गया, पानी या कोई द्रव। इस बर्तन में जो बड़े आकार का है आप समझ सकते हैं कि छोटे बर्तन से काफी अधिक द्रव है। यदि दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, अब आप अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताइए कि द्रव का प्रवाह किधर से किधर होगा? अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की, जबकि जिसमें द्रव का प्रवाह होकर जा रहा है उसमें द्रव की मात्रा जिससे जा रहा है उससे काफी अधिक है। लेकिन अधिक जहां द्रव है वहां से कम द्रव के पात्र में नहीं जा रहा है। क्यों? ऊंचाई, अधिक ऊंचाई वाले पात्र से कम ऊंचाई वाले पात्र में द्रव जा रहा है। इसका अर्थ क्या होगा कि द्रवों का प्रवाह किस बात पर निर्भर है? ऊंचाई पर, न कि इस द्रव की मात्रा। तो ऐसे ही अब देखें, आवेशों के प्रवाह की बात करें, इसको कुछ आवेश दिया गया और उससे कुछ कम ही आवेश इसको दिया है, तो इसका विभव इसके विभव की तुलना में अधिक हो जाएगा। जबकि आवेश कम पाया, इन दोनों को कनेक्ट कर दें किसी कंडक्टर से तो इससे इसमें आवेश जाएगा, जबकि इसकी अवकाश इससे बहुत कम है, आवेश थोड़ा है। तो आवेशों का प्रवाह किस बात पर निर्भर कर रहा है? थोड़ा ही आवेश देने पर इसका विभव अधिक हो गया और इसका विभव कम है। तो अधिक विभव से कम विभव की ओर आवेश प्रवाहित होता है। ये इन उदाहरणों से हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो ये बात आप गलती नहीं करेंगे अंक प्रश्नों में लगाने में कि जिसको अधिक आवेश दिया गया है उसका विभव अधिक हो, ये आवश्यक नहीं। यह उसके आकार पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है। आकार आवेश का मान चाहे जितना हो, लेकिन जिसका विभव अधिक होगा उसी से आवेश का प्रभाव न्यून विभव की ओर। बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है समविभव पृष्ठ। जैसा कि सबसे ही स्पष्ट है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान। किसी गोले को आवेश दे दिया जाए तो आवेश एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो सभी बिंदुओं पर आवेश घनत्व तो समान है, इसलिए सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव भी समान होगा। तो इसको आप समविभव पृष्ठ कहें। और समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य, यानी पृष्ठ पर आवेश का चलना नहीं। तो ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहते हैं। और समविभव पृष्ठ वे एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश का प्रवाह नहीं होता। हमने वैद्युत विभव या विभवांतर को कार्य के रूप में परिभाषित किया था, जो छूट गया यहाँ बताना। आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ले आते हैं तो आपको कार्य करना पड़ता है, और एकांक आवेश के लिए जो कार्य किया गया है वही उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कार्य W होता है। W/Q = V, और V को आप यहाँ डेल्टा V कहें, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। W = Q डेल्टा V। ये ध्यान रहे थोड़ा कैपिटल लेटर जैसा हो, क्योंकि V सिंबल वेलोसिटी के लिए भी होता है और V पोटेंशियल के लिए भी, तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए।
अब ले आते हैं और उसमें कार्य करते हैं, तो कार्य यदि गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट हो, आवेश का वेग बढ़ रहा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी K=Q डेल्टा। यहाँ किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में आवेश में संचित हो गया है, जिस आवेश को लाया गया है। ये गतिज ऊर्जा है और इसे हाफ m, आवेश का द्रव्यमान m और वेग v हो, स्मॉल लेटर Q डेल्टा v² वेग का 2Q डेल्टा v बाई, या v इसका स्क्वायर 2Q डेल्टा v बाई, डेल्टा v को आप भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जानते हुए कि ये वैद्युत विभवांतर। देखिए, वैद्युत विभवांतर से संबंधित अभी बहुत सी चीजें शेष हैं। आपको याद हो तो बड़ा लंबा वीडियो बन गया था वैद्युत क्षेत्र के लिए वैद्युत द्विध्रुव की दो स्थितियों में, अक्षीय और निरक्षीय। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और काफ़ी लंबा, हमारे ख्याल से 42-43 मिनट का वीडियो हो गया था। तो अब वैद्युत द्विध्रुव यानी आवेशों का समूह परिमाण में बराबर और चिन्ह में विपरीत, दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जो कि बताया गया है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के लिए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर लेंगे तो अक्षीय स्थित होगी, वहाँ वैद्युत विभव, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लंब समक विभाजक पर कोई बिंदु लेंगे तो वह निरक्षीय स्थिति में होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इसमें देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान। वैद्युत द्विध्रुव पहले ही पढ़ चुके हैं। वीडियो अगर बड़ा बन जाता है तो आपके लिए भी बोरिंग होगा और छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे। हालांकि साइंस और मैथमेटिक्स के लिए तो अब वो जो वीडियो लोग वायरल करते हैं 5 मिनट का, कहते हैं 7 मिनट का, बहुत से लोग एडवाइस भी करते हैं कि आप कम समय का वीडियो बनाइए तो लोग देखें। तो हम कम समय का बना के क्या करेंगे, वीडियो वायरल करना ये सेकेंडरी बात है। हम पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स पढ़ें, उनके समझ में आए, उनको लाभ हो, ये प्राइमरी है, तो प्राथमिक बात। अब इससे छोटा वीडियो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर दूसरा ऐड कर देंगे अभी वैद्युत द्विध्रुव को तो वीडियो बहुत बड़ा होगा, इसलिए उसको दूसरे पार्ट में दिया गया। तो आज वैद्युत विभव और विभवांतर से संबंधित हमने आपको बताया। आशा भी करेंगे कि आप समझ रहे होंगे, और अगर समझ रहे हैं तो हमारे उत्साह का वर्धन करने के लिए आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो। केवल उन्हीं लोगों को किया जाए जो पढ़ने वाले हैं और जिसको इससे लाभ हो सकता है। धन्यवाद।